नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, अगले 48 से 72 घंटे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी। ये ऐलान आज कांग्रेस की तरफ से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किया है, जो कर्नाटक के प्रभारी भी रहे हैं। आप जानते ही हैं कि कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों कद्दावर नेता हैं और सीएम पद के दोनों ही दावेदार हैं। दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है और समर्थक वर्ग भी दोनों के हैं। कांग्रेस हाईकमान दोनों नेताओं को साथ रखकर फैसला लेना चाहता है, इसीलिए किसी एक के नाम पर मुहर लगाने में वक्त लग रहा है और ऐसा होना मामूली बात है। जब बीजेपी को यूपी में बहुमत मिला था, आप याद कीजिए, तब योगी आदित्यनाथ का नाम 7 दिन बाद फाइनल हुआ था और उससे पहले बहुत से बड़े नेता सीएम की कुर्सी की उम्मीद में बैठे हुए थे। राजनीति में पद की ये चाह बड़ी सामान्य बात है, मगर पिट्ठू मीडिया इस वक्त इसी नाम पर कांग्रेस को बदनाम करने में लगा हुआ है। कर्नाटक का नाटक दिल्ली दरबार में इस टाइप के हेडिंग के साथ चर्चा जारी है। पिट्ठू मीडिया की बात कर रहा हूं। जनता ने कांग्रेस को चुना, ये बात अब भी मीडिया में एक बड़े तबके को शायद रास नहीं आ रही, इसीलिए वे कांग्रेस की चर्चा गलत अर्थों और संदर्भों में ही कर रहे हैं और इस फेर में जरूरी खबरों से लोगों को दूर रखा जा रहा है। जैसे सत्यपाल मलिक के पुलवामा पर बड़े खुलासे के बावजूद आज तक सरकार ने इस आरोप का जवाब नहीं दिया कि सैनिकों को हवाई रास्ते की जगह सड़क मार्ग से क्यों भेजा जा रहा था। सत्यपाल मलिक ने एक्चुअली एक ट्वीट भी किया है और ट्वीट में जो कुछ कहा है ये सामने है। इसको थोड़ी देर बाद अगर लेके आइए स्क्रीन पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पुलवामा पर इस खुलासे के बाद सत्यपाल मलिक पर ही कई तरह के सवाल उठे। डीबी लाइव से सत्यपाल मलिक ने चर्चा की थी। प्रशांत टंडन जी हमारे साथी, उन्होंने इंटरव्यू लिया था, आपको याद होगा। और सत्यपाल मलिक ने और भी कई बातों से उस वक्त पर्दा उठाया था। अब मोदी सरकार पर आरोप लगाने वाले पूर्व राज्यपाल पर सीबीआई की मार पड़ रही है। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस जनरल इंश्योरेंस से जुड़ी एक बीमा योजना में अनियमितताओं का जो आरोप सत्यपाल मलिक ने लगाया था, उस पर आज सीबीआई ने जम्मू कश्मीर और दिल्ली में 9 स्थानों पर तलाशी की, जिसमें मलिक के मीडिया सलाहकार सुनक बाली के परिसर भी शामिल हैं। सत्यपाल मलिक ने इस पर कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीबीआई इस मामले में शिकायतकर्ता को परेशान कर रही है। वो यानी सुनक बाली बिना किसी सरकारी वेतन के जम्मू कश्मीर में मेरे प्रेस सलाहकार थे, सचिव थे। आपको याद दिला दूं कि जम्मू कश्मीर में सत्यपाल मलिक रहने के दौरान राज्यपाल जब थे सत्यपाल मलिक, तो राज्यपाल रहने के दौरान सत्यपाल मलिक ने खुद इंश्योरेंस में कथित भ्रष्टाचार का मामला उठाया था। लेकिन उल्टा सीबीआई पिछले महीने पूछताछ के लिए उनके घर पहुंच गई। ये तब जब डीबी लाइव को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। इस मामले में उनको सीबीआई ने नोटिस जारी किया था और उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। नोटिस के बाद सत्यपाल मलिक ने ट्वीट किया था। ट्वीट में क्या कुछ कहा, जरा आप स्क्रीन पर ले आइए। ट्वीट में सत्यपाल मलिक ने कहा है कि मैंने सच बोलकर कुछ लोगों के पापों को उजागर कर दिया है। ये देखिए, लिखा हुआ है साफ कि मैंने सच बोलकर कुछ लोगों के पापों को उजागर किया है, शायद इसीलिए मुझे बुलाया गया है। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं नहीं घबराऊंगा, मैं सच के साथ खड़ा हूँ। ये सत्यपाल मलिक ने ट्वीट किया। सत्यपाल मलिक के और खासकर सत्यपाल मलिक ने राज्यपाल रहने के दौरान भी किसान आंदोलन के दौरान, आप देखिए कि किसान आंदोलन में भी मोदी सरकार की आलोचना की थी और जमकर आलोचना की थी। और अभी जंतर मंतर पर सत्यपाल मलिक पहलवान खिलाड़ियों के साथ खड़े दिखाई दिए। यानी मलिक हर तरह से सरकार के लिए चुनौती बन रहे हैं और इस बीच उनसे जुड़े लोगों पर सीबीआई की जांच शुरू हो गई है। जांच एजेंसियों की सक्रियता तो अच्छी बात है, लेकिन ये निष्पक्ष होनी चाहिए, ये भी अच्छी बात है। निष्पक्ष हो तब और भी अच्छी बात होगी। मतलब अगर देश के बड़े उद्योगपति और मोदी जी के करीबी पर अगर कोई आरोप लगे तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। यहाँ कहने का आशय यही है। जैसे अडानी मामले में विपक्ष जेपीसी की मांग करता रहा, लेकिन राहुल गांधी मोदी जी से पूछते रहे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, मगर कोई जवाब नहीं आया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण शेयर बाजार हिल गया, तो सेबी की जिम्मेदारी है कि वो तुरंत जांच करे, मगर वो भी अदालत से वक्त मांग रही है। शॉर्ट सेलर
फर्म जो है हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, जिसकी जांच के लिए सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने का समय और मांगा था, जिस पर आज सुप्रीम अदालत ने सेबी को 3 महीने का समय दिया है। यानी अब 14 अगस्त तक सेबी को वक्त मिल गया है। क्या 3 महीने में सेबी वो काम कर पाएगी जिसकी जिम्मेदारी उस पर है? ये बड़ा टेढ़ा सवाल है, क्योंकि अभी माहौल ऐसा ही बन रहा है कि शक्तिशाली और सत्ता के प्रभावशाली लोगों को बचाओ और जो सत्ता का विरोधी दिखाई दे उस पर कानून का डंडा चलाओ। राहुल गांधी संसद से अयोग्य हो गए हैं, लेकिन यौन शोषण के गंभीर आरोप में घिरे बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मामूली चोरी करने वालों को जेल भेजने में कोई देरी नहीं होती, और जिस पर करोड़ों अरबों की धांधली के आरोप हों उस पर कार्रवाई न करने के लिए सारे दांव पेच आजमाए जाते हैं। ये अजब हाल देश में चल रहा है, गजब तरीके से। मगर मीडिया को ये सब नजर नहीं आता। उसे केवल कर्नाटक के नाटक में दिलचस्पी है। पिट्ठू मीडिया का बस चले तो बीजेपी को हार कर भी जीता हुआ दिखाया जा सकता है, लेकिन जनतंत्र का जोर ऐसी तमाम हरकतों को ठेंगा दिखा सकता है। दोस्तों, कर्नाटक में यही हो रहा है, और अब कांग्रेस फिर से जनता के बीच पैठ बनाने में जुट गई है। आपने देखा ही है कि कल राहुल गांधी शकुर बस्ती जो यहाँ दिल्ली में है कि झुग्गियों में गए और वहाँ महिलाओं के बीच उनकी समस्याएं सुन रहे थे, जो बता रही थी महिलाएं कि कैसे उन्हें बुलडोजर चलने का डर है। और इधर राहुल गांधी आम आदमी की तकलीफ़ों को सुन रहे हैं, तो उधर मोदी जी की जो सरकार है वो अपने 9 साल पूरा करने पर जो जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। यानी अब 9 साल, कल ही 16 तारीख हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी याद दिला रहे थे, और 16 तारीख को 9 साल पूरे हो गए, और अब जश्न की तैयारी में मोदी सरकार है। आज बीजेपी के पास सत्ता और पूंजी दोस्तों दोनों हैं, तो वो बेशक जश्न मनाए, लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता की तकलीफ़ों को अनसुना करके बीजेपी जश्न मनाने का सिलसिला जारी रख पाएगी, या 2024 में इस पर कांग्रेस ब्रेक लगा देगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से बीजेपी क्यों परेशान है? क्या कांग्रेस ने उड़ा दी है बीजेपी की नींद? बहुत बड़ा सवाल। इस सवाल के साथ आपके पास हम आ रहे हैं सीधा और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप जो विजुअल देख रहे हैं ये शकुर बस्ती की है, जहां कल राहुल गांधी थे। लेकिन इससे पहले शुरुआत हमने कर्नाटक से की थी। कर्नाटक से होते हुए सत्यपाल मलिक और बृजभूषण और अडानी हिंडनबर्ग मामला के बाद बीजेपी का जश्न, और फिर से कर्नाटक। आइए कर्नाटक से ही शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहीं से बीजेपी की नींद उड़ी हुई है, जश्न क्या फीका पड़ने वाला है। चलिए, उससे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम साथी, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संजय कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ आज पहली बार पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रमोद अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं सीधे छत्तीसगढ़ से। प्रमोद अग्रवाल जी, आपका स्वागत करता हूं। प्रेम कुमार जी, स्वागत करता हूं। संजय कुमार सिंह जी, हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। आप सबका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है। और तमाम आप साथी, दोस्त, साथी, शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, आप सबका भी इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस खास कार्यक्रम में। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या बीजेपी की नींद उड़ा दी है। राहुल गांधी एक पे एक धमाल करते जा रहे हैं, और इधर बीजेपी को लोगों को मोदी जी से अभी भी कमाल की उम्मीद है। क्या उनकी उम्मीदें अब फीकी पड़ रही हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कि कर्नाटक में जो कुछ चल रहा है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लेकर के दिल्ली में इतना बवाल क्यों है, ये समझने की पहले कोशिश करते हैं। सीधा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, और जो कुछ पिछले 4 दिनों से चल रहा है दिल्ली के मीडिया में, यहीं से जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कुछ है। क्या सचमुच इतना बड़ा प्रॉब्लम कर्नाटक में खड़ा हो गया है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि 2 नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, ये माना जाए, या यहां सब कुछ क्रिएट किया जा रहा है ताकि कांग्रेस का जो जश्न है उसको फीका किया जा सके? अगर आप कांग्रेस को ऑब्जर्व करते रहे हैं तो कांग्रेस ऐसे ही करती है, क्योंकि कांग्रेस में कंसल्टेशंस बहुत होते हैं, और जरा हमारे देश में लोगों को डेमोक्रेसी में कंसल्टेशन की आदत पड़ जानी चाहिए। जहां डिक्टेटरशिप होती है वहां फैसला तुरंत हो जाता है, और सरकार
क्योंकि बहुत सारे वादों के साथ बनी है, वो कांग्रेस शायद ये कर रही होगी कि किसको किसको, कई सारे सामाजिक समीकरण हैं, किसको मंत्रालय क्या देना है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो जगदीश शेट्टार चुनाव अपना हार गए, उनको भी एमएलसी बना के मंत्री बनाया जाएगा। ऐसे जो बीजेपी से आए थे उनको भी बनाया जाएगा डिप्टी सीएम। तो ये तमाम सारी एक्सरसाइज चल रही होंगी, लेकिन कंसल्टेशन तो बुरी बात नहीं है। हालांकि कांग्रेस को पहले से ही, क्योंकि उनको अगर जीत की उम्मीद थी, तो ये कंसल्टेशन पहले भी हो सकता था। दूसरा कि राजीव जी, लोकतंत्र में ये बड़ी सामान्य सी बात है इतने दिन लग जाना। आप देखिए अमेरिका में जो दो पॉलिटिकल पार्टियां हैं बड़ी, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, जी। उनका अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट तय करने में साल भर लगता है। बराबर प्राइमरीज होती है, चुनाव होते हैं। तो ये डेमोक्रेसी में ये कंसल्टेशन प्रोसेस, इलेक्शन, बहुत से लोगों की राय लेना, कंसेंसस को क्रिएट करना, ये तो एक लंबी एक्सरसाइज है और ये होनी चाहिए। ये जितनी जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी, जितना विचार विमर्श के साथ होगी, उतना अच्छा होता है। एक बात। दूसरी चीज़ की देखिए, बीजेपी ये आरोप लगा रही है। चलिए मैं उत्तर प्रदेश की बताता हूँ। कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आए तो अभी 40 दिन हुए हैं ना, आज चौथा दिन है ना। 13 तारीख को रिजल्ट आए थे, 17 दिन है, 17 तारीख है। उत्तर प्रदेश में 11 मार्च को रिजल्ट आ गया था 2017 में। चुनाव लड़ा गया केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में। केशव प्रसाद मौर्य की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी थी। उसके बाद ही उनको किनारे करके और मनोज सिन्हा को आगे बढ़ाया गया। वो मनोज सिन्हा मोदी साहब की पसंद थे। मनोज सिन्हा को कन्वे भी कर दिया गया। मनोज सिन्हा मंदिर मंदिर दर्शन कर रहे थे बनारस में, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे थे, और 17 या 18 तारीख को 100 गाड़ियों का काफिला लेकर लखनऊ आने की तैयारी कर रहे थे। 18 तारीख की सुबह आरएसएस के भैया जी जोशी का फोन जाता अमित शाह के पास कि योगी आदित्यनाथ को बनाना है। आदित्यनाथ जी को ढूंढा गया, कहाँ हैं। इस बीच होली भी पड़ गई थी। वो अपने मठ में थे गोरखपुर में। अमित शाह ने दिल्ली से एक चार्टर प्लेन भेजा उनको लाने के लिए। उसी दोपहर उनको दिल्ली लाया गया, फिर वो मुख्यमंत्री बने। इस पूरी कारगुजारी में 18 तारीख को शपथ हुई, 11 तारीख की रिजल्ट के बाद, और उसमें भी कंसल्टेशन नहीं हुआ। यानी आरएसएस की चली, अगर मोदी साहब की चलती तो मनोज सिन्हा होते। जो बीजेपी का अध्यक्ष था वो मुख्यमंत्री नहीं बना। यहाँ पे डीके शिव कुमार कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं। अब कांग्रेस तय करेगी कि उनका क्या करना है क्या नहीं। ऐसी असम में भी लंबा समय लगा था। अब मैं उस कहानी पर नहीं जाना चाहता हूँ, और उसमें भी अंदर क्या क्या हुआ था, पार्टियों में तोड़फोड़ की बातें भी सब आई थी सामने, कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा था। एनीवे, तो ये कंसल्टेशन का प्रोसेस कोई बहुत अजूबा नहीं है। हालांकि कांग्रेस को ये सॉल्व करना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस में राजीव जी कुछ स्ट्रेंज ग्रेविटीज भी काम कर रही हैं, ऐसा लगता है। उन्हीं स्ट्रेंज ग्रेविटीज की वजह से वो बजरंग दल और पीएफआई वाली लाइन वहां पहुंच गई थी। वही स्ट्रेंज ग्रेविटीज जो हैं वो दोबारा एक्टिवेट लगता हुई हैं, वरना तो ये लगभग तय था कि सिद्धारमैया जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे, जगदीश शेट्टार वगैरह वो कैबिनेट में लाया जाएगा, ये तो तय था। तो दूसरी बात जो आपका दूसरा था सतपाल मलिक वाला मामला, उस पर सेकेंड टाइम में आऊंगा तो बोलूंगा, लेकिन एक बात बस कह के खत्म करूंगा
कि सतपाल मलिक ने पुलवामा पे जो बोला है, सीबीआई द्वारा उनको हैरेस करने का, उनको प्रताड़ित करने का जो काम हो रहा है, वो उसी वजह से हो रहा है। सतपाल मलिक जी के पास क्या है? एक 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 व्यक्ति जिसके लिए धरने पे मेडल लाने वाली लड़कियां जंतर मंतर बैठी हैं, जो पॉक्सो का अभियुक्त है, जो कैमरे के सामने कह चुका है कि मैंने एक आदमी की हत्या की है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड है 18-20 केसेस का, जितने भी केसेस का, उस व्यक्ति को तो सुरक्षा दी हुई है, 3 लेयर्स की बैरिकेडिंग है उसके घर के सामने। और जो व्यक्ति सतपाल मलिक, जो जम्मू कश्मीर राज्य के गवर्नर रह चुके, जिनके कार्यकाल के दौरान 370 हटा, जिनके कार्यकाल के दौरान पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, उनको सुरक्षा नहीं दी हुई है। वो किराए के मकान में रहते हैं दिल्ली में, एक सुरक्षा कर्मी के साथ, और दूसरा व्यक्ति जो उनके साथ रहता था उसके यहाँ रेड पड़ रही है, मिस्टर राणा। तो सतपाल मलिक को जो तंग कर रहे हैं 75 साल के व्यक्ति को, जो कि बीमार भी हैं, उसका कारण सिर्फ यह है कि पुलवामा पे उन्होंने बोला है। अब उसका क्या मतलब है वो अगले राउंड में जब मैं आऊंगा तब बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पुलवामा भी बार बार जो है वो ये शब्द याद रखिए। हालांकि इस ये जो जगह है, शब्द तो दूर जगह की बात करूं तो पुलवामा और बालाकोट हमेशा इतिहास में दर्ज है और हमेशा अलग अलग जगह से अलग अलग नज़रिए से याद रखा जाएगा। खैर, पुलवामा की बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की। और कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बीजेपी के लिए वहाँ चुनाव लड़ते हुए दिखे, लेकिन वो कमाल नहीं कर पाए जिस कमाल की उम्मीद उनसे हमेशा बीजेपी के लोग करते हैं। और वहाँ एक ज़बरदस्त जीत कांग्रेस के हाथ में आती है और कांग्रेस उस जीत के जश्न में अभी खोई हुई है ही, तभी कांग्रेस के ऊपर लगातार प्रहार इधर दिल्ली के मीडिया और खासकर नोएडा मीडिया से हो रहा है। इसके क्या मायने हैं ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्या सचमुच सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में इतनी ज़्यादा, दोनों के बीच में गैप है, जो दोनों एक ही कुर्सी को पाना चाहते हैं? क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की कहानी रिपीट होते हुए जैसे दिखाई जा रही है वैसा ही है या कुछ और है? समझना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, ज़रा इस बात से पर्दा हटाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफा बातें तो हो ही रही हैं, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो दूसरा पक्ष होगा ही। उस दूसरे पक्ष को टटोलने की कोशिश पहले प्रशांत टंडन जी के पास था, आपसे भी समझना चाहता हूँ क्या कुछ है। क्या सचमुच कांग्रेस में अनुशासनहीनता इतनी ज़्यादा है कि कोई आला कमान की बात नहीं सुन रहा है, या इतनी स्वतंत्रता है, इतनी डेमोक्रेसी है कांग्रेस के अंदर, जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि यहाँ हर बात को सबके बीच स्वतंत्र रूप से चर्चा करके सामने लाया जाता है? क्या माना जाए? जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, राजनीति में आला कमान जब जब मजबूत होता है तो फैसले में वो दिखता है, और कांग्रेस का कल्चर बिल्कुल दूसरे पार्टियों से अलग है। लेकिन हम कांग्रेस से इतर भी बात करें, एक उदाहरण ले लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ एक बातचीत करके उन्होंने सरकार बनाई थी। उद्धव ठाकरे इसलिए अलग हुए बीजेपी से, ये कहते हुए कि मुझे मुख्यमंत्री बनाने का जो वादा है बाल ठाकरे साहब के कमरे में अमित शाह जी ने किया था, ये बात कहते हुए वो अलग हुए थे। यानी हम ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी का आला कमान है अपने सहयोगी दल के साथ एक वादा करता है और उसको पूरा नहीं करता है, तो वो घटनाएं घटी जो चेन में घटती हुई चली गई। महाराष्ट्र उसका उदाहरण है। कांग्रेस में भी उदाहरण है, ये राजस्थान का उदाहरण है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में उदाहरण नहीं है। या छत्तीसगढ़ का भी उदाहरण है, जहां पर कि हम जो मीडिया दिखा रहा है कि राहुल गांधी जी के साथ में अशोक गहलोत और सचिन की तस्वीर, और फिर उसी तरीके से भूपेश बघेल जी के साथ 3 और नेताओं की तस्वीर, वो सब दिखा रहे हैं। तो वहां से चीजें उठा करके
ये अवसर मिला है मीडिया को कि वो कांग्रेस के सामने सवाल पेश कर सके कि क्या फिर वही होने वाला है, आलाकमान की बात कोई नहीं सुनेगा, क्या ऐसी स्थिति होने वाली है। प्रश्न से डरना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मीडिया ये सवाल उठा रहा है तो उठाने दिया जाए, क्योंकि उदाहरण मौजूद हैं वो उठाएगा। अब है कि इस प्रश्न को आपको जवाब देना है। अभी तक इसको मीडिया ये कह रहा है कि बगावत है, तो निश्चित रूप से गलत कह रहा है। ये बगावत की स्थिति है ही नहीं, अब तक आई ही नहीं, तो जो आई ही नहीं उसको बताया क्यों जा रहा है। खास करके कर्नाटक के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, क्या कोई ऐसा फैसला आलाकमान ने ले लिया कि जिसको डी शिव कुमार या सिद्धारमैया मानने को तैयार नहीं है? ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मीडिया के इंटेंशन पर सवाल उठता है कि वो बगावत क्यों कह रहा है, ये उठता है। लेकिन ये भी तय हो जाएगा बहुत जल्दी, अगले 48 घंटे में तय हो जाएगा कौन बनेगा सीएम। हालांकि इसकी घोषणा विधायक दल की बैठक में ही होगी, ये तय लगता है। उससे पहले ऐसा नहीं होगा कि कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और मुख्यमंत्री की घोषणा करेगी, वो विधायक दल के ही बैठक में होगा, इसकी उम्मीद है। और जो तैयारी चल रही है वो ये है कि कर्नाटक से एक बड़ा संदेश देश को दिया जाए। कांग्रेस का फोकस वहां है, मीडिया का फोकस चाहे जहां हो। कांग्रेस का फोकस है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, वहां विपक्ष के तमाम नेताओं को इकट्ठा करके एक मैसेज दिया जाए, जो कर्नाटक की जनता ने वास्तव में मैसेज दिया है, उस मैसेज को एक तरह से पैकेजिंग किया जाए। ये कांग्रेस की कोशिश है और वो दिखेगी। तो यही जवाब यही है। हम मीडिया को जो गलत कर रहा है लोग समझ रहे हैं, जो मीडिया को हम रोक भी नहीं सकते, लेकिन मीडिया का जवाब यही है कि कांग्रेस अपने कार्यक्रम से, अपने योजना से उसका जवाब दे। और अपने प्रशांत जी ने सही बताया, उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, जबकि देरी हुई थी चुनाव मुख्यमंत्री तय करने में। असम का भी उदाहरण दिया, जिसमें कि 12-13 दिन बाद में हेमंत बिस्वा शर्मा शपथ ले पाए थे। उत्तराखंड का धामी जी का उदाहरण ले लीजिए, उनका भी 13 दिन के बाद में हुआ था। तो 12-13 दिन तो बीजेपी जैसी पार्टी ले रही है फैसला करने में कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और उस समय होता था कि मोदी चलेंगे मास्टर स्ट्रोक, हाँ ऐसा नाम आएगा जो कोई सोचा ही नहीं। हाँ, ये इस तरह से मीडिया पे चीजों को पेश करता था कि सारे सूत्र फेल हो जाएंगे, जो मुख्यमंत्री होगा वो तो मोदी जी बताएंगे, वो मास्टर स्ट्रोक होगा और नया नाम बिल्कुल होगा। जिसका नाम मीडिया में आ गया वो तो मुख्यमंत्री बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि मीडिया बीजेपी के लोग जिसमें जो आकांक्षा रखते हैं पद पाने की, वो अपना नाम कहीं लीक ना करे मीडिया को। तो ये दहशत फैलाया गया। तो वो मीडिया की रिपोर्टिंग में बीजेपी के भीतर उनके ही नेताओं के लिए दहशत दिख रही थी। आज कांग्रेस के से जुड़ी रिपोर्टिंग में कांग्रेस नेताओं के लिए दहशत नहीं दिख रही है। ये दहशत कांग्रेस के विरोधी लोगों की दिख रही है, जो कि बता रहे हैं कि दोनों लड़ रहे हैं, बगावत हो गई है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये साफ तौर पर मीडिया की रिपोर्टिंग में डिफरेंस दिख रहा है। और हम लोग फील कर पाते हैं, कई बार चीजों को जोड़ नहीं पाते, बहुत चीजें याद नहीं आती और व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन हर चर्चा में तो हम मौजूद रहे हैं, हम लोग चाहे बड़े बड़े अवसर पर। और हमने देखा है कि कैसे जब एक वक्त आता है तो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है, किसी को नाम नहीं पता है, जो सूत्र हैं सारे गलत हो जाते हैं। और यहाँ पर सबको नाम पता है कि इधर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, कोई तीसरा नाम नहीं है, फिर भी डाउट है कि कौन बनेगा सीएम और बगावत होगी। ये तो बहुत आश्चर्य का विषय है। जी देखिए कितना मज़ेदार गेम चल रहा है और मज़े लीजिए। आपके घर में अगर सैटेलाइट चैनल्स आप देखते हैं, यानी कि उसमें ये तमाम न्यूज़ चैनल्स अगर आप देखते हैं, तो चैनल्स को पलट करके, समाचार चैनलों की, न्यूज़ चैनलों की बात कर रहा हूँ, पलट के मज़े लीजिए। और अगर आपको पसंद ना आए तो फिर तुरंत तत्काल उसको बदल दीजिए और कहीं OTT प्लेटफॉर्म के किसी और उस पर चले जाइए, वरना आपका BP जो है वो बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, बीमारी हो सकती है। तो बीमारी से भी बचना ज़रूरी है। खैर, आना चाहता हूँ प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास और आपसे समझना चाहता हूँ कि किस रूप में देखा जाए
कर्नाटक का जिक्र हालांकि हम लोग पिछले 2 दिनों से नहीं कर रहे थे, लेकिन आज करना यहाँ लाजमी इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि लगातार पिछले 4 दिनों से यही चल रहा है। हमारे तमाम दर्शक भी सोच रहे होंगे कि क्या कारण है कि हम लोग इस बात को छू नहीं रहे हैं, इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी टीम हम लोग थे कर्नाटक चुनाव में ग्राउंड ज़ीरो पे, तो वहाँ कोई इसमें मतभेद ही नहीं था। सबका कहना था कि सिद्धारमैया जो हैं वो बन रहे हैं और अभी तक 99.9% अगर माना जाए तो वही बन रहे हैं मुख्यमंत्री। घोषणा जब भी हो, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं और दोनों कद्दावर नेता हैं, दोनों की खूब मेहनत रही है। और ख़ासकर राहुल गांधी की जब पदयात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उस दौरान आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जब ये दोनों नेता, सिद्धारमैया भी और डीके शिव कुमार भी, दोनों राहुल गांधी के साथ सड़क पे दौड़ लगाते हुए दिखे थे। राहुल गांधी के साथ सबसे पहले आप याद कीजिए कि डीके शिव कुमार दौड़े थे, थोड़े से यंग एज के हैं, लेकिन उसके बाद जब राहुल गांधी ने सिद्धारमैया को दौड़ाया तो कुछ पीछे से दौड़ के आए और उन्होंने कहा कि इनको हार्ट का प्रॉब्लम है और मत दौड़ाइए सड़क पे। ये तस्वीर भी सामने आई थी। तो यानी कि दोनों के बीच अगर कोई मतभेद या गलतफहमी है तो उसको दूर उसी दौरान राहुल गांधी ने कर लिया होगा और उसका नतीजा है कि आज 135 सीटें लेकर के कांग्रेस आई है। अब मतभेद यहाँ जो बताया जा रहा है वो आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या सचमुच ऐसा मतभेद दिखाई देता है? एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते आपसे ये समझना। दूसरा, बार बार ये भी बताया जाता है कि कांग्रेस आला कमान, जो भी आला कमान हो, वो निर्णय लेने में देरी के कारण हर राज्य में अपने लोगों को और खासकर जो शीर्ष पर बैठे हुए जो उनके कद्दावर नेता जो हैं उनको फंसा करके कांग्रेस के आला कमान रख देते हैं। और उसका उदाहरण छत्तीसगढ़ का दिया जा रहा है, उसका उदाहरण राजस्थान का दिया जा रहा है, उसका उदाहरण मध्य प्रदेश का देकर के ये बताया जा रहा है कि वहाँ की सरकार जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की लड़ाई में चली गई। किस रूप में आप इसकी व्याख्या करेंगे? किस रूप में आप देखते हैं कर्नाटक में जो कुछ चल रहा है? क्या ये कोई सबक है या एक नॉर्मल प्रक्रिया है सरकार और उसमें भी मुख्यमंत्री चुनने की? मैं सभी को नमस्कार करता हूं। पहली बार आपके साथ हूं, आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। जहां तक मैं समझता हूं, कर्नाटक में जो दिखाया जा रहा है वो लोकतंत्र तो नहीं दिखाया जा रहा है। लोकतंत्र का मतलब ही यही, लोग हमारे पास हैं, जितने कद्दावर लोग हैं हमारे पास हैं, हम उनसे आपस में चर्चा करें और उस चर्चा का निष्कर्ष निकाल करके एक जनता के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश करें जिसे वो चाहती है, जिसके लिए उस वोट। लेकिन चूंकि नोएडा मीडिया का एक ही कार्यक्रम है कि उसे भारतीय जनता पार्टी से सपोर्ट में ही जो कुछ दिखाना है वो दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो आज दिखाई जानी चाहिए थी वो यह थी कि देश की सबसे बड़ी पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वह एक बहुत बड़ा चुनाव हार गई है। उनका अध्यक्ष आज बंबई में मेयर चुनाव जिताने के लिए गया हुआ है। उस मेयर चुनाव जिताने जाने वाले पार्टी अध्यक्ष से मीडिया ये नहीं पूछ रहा है कि कर्नाटका में आप इतनी बुरी तरह हार कैसे गए, क्या कारण था? क्या 40% कमीशन वाली सरकार हार गई? क्या मोदी का सुशासन हार गया? क्या अमित शाह की रणनीति हार गई? हारने वाला अगर कांग्रेस होती तो सारा मीडिया राहुल गांधी, सोनिया गांधी या खड़गे जी के आवास पर कैमरा लगाए खड़ा होता। आप बोलिए क्यों हार गए? क्या कांग्रेस भारत? तो यह सवाल अब क्या बीजेपी से नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या बीजेपी मुक्त हो रहा है भारत? लगातार तीसरा चुनाव हारे हैं हम। दिल्ली का नगर निगम में गृह मंत्री पर्चे बांटते बांटते घूमते रहे, नगर निगम हार गए। हिमाचल प्रदेश में आप पार्टी का अध्यक्ष रहने के बावजूद, अनुराग ठाकुर रहने के बावजूद, और मोदी जी और शाह जी तो जाते ही हैं हर चुनाव में, वो चुनाव हार गए और लगातार तीसरा चुनाव हार रहे हैं। किसी भी राज्य के चुनाव के हारने से 2 शक्तियां कम होती हैं। पहली, आप वो राज्य खोते हैं और राज्य के साथ साथ राज्यसभा की सीटें भी कम होती हैं आपकी। यह डर सताने लगा है कि अब क्या दक्षिण का दरवाजा बंद हो गया तो हिंदी गोबरपट्टी का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। सिर्फ एक उत्तर प्रदेश के दम पर आप पूरे देश पे राज करने की नीति कब तक चलाते रहेंगे? आपका सुशासन बहुत बुरी तरह पराजित हुआ है। रही बात सिद्धारमैया या शिव कुमार
के चुनाव चुनने की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को यह भी ध्यान देना है कि जो केंद्र की सत्ता है वो संविधान का किस तरह से दुरुपयोग कर रही है। जिस दिन चुनाव हारती है उसी दिन वहां के डीजीपी को सीबीआई का चीफ नियुक्त कर दिया जाता है, जिसको शिव कुमार नालायक कहते हैं। तो एक नालायक व्यक्ति जो डीजीपी होने के लिए नालायक नहीं था, वो अचानक से पूरे देश का सीबीआई का चीफ बन जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? बहुत सामान्य सा ज्ञान रखने वाला भी व्यक्ति बता सकता है कि डीके शिव कुमार के ऊपर पहले से केस दर्ज है, सीबीआई की चार्जशीट तैयार पड़ी हुई है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जून में बहस करने के लिए मान्य भी कर लिया है। तो फिर शिव कुमार को ये बना दें और ये उनके ऊपर सीबीआई बिठा दें, ताकि जैसा खेल दिल्ली में खेला जा रहा है आपकी सरकार के लिए, वैसा ही खेल कर्नाटका में भी खेला जा सके, या जैसा उद्धव ठाकरे के साथ किया गया था वैसे ही कर्नाटका में भी किया जा सके। और अगर पार्टी मंथन कर रही है कि अपने नेता प्रतिपक्ष को, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुका है, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए या कांग्रेस के एक मेहनत कश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो उसमें गलत क्या है? गलत तो कुछ भी नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से सारे विधायकों से पूछा जा रहा है, जिसका मत प्रतिशत ज्यादा आएगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। पता नहीं राहुल गांधी और डीके शिव कुमार के 10 जनपद में एक कमरे में हुई बात मीडिया को कैसे जाती है कि डीके शिव कुमार इनकार कर दिए हैं कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। जो बात शायद सोनिया गांधी को भी उस समय तक पता नहीं चलती होगी, वो हमारे नोएडा चैनल को पता चल जाती है। और देश के मणिपुर में आग लग रही है, 10 दिन से कर्फ्यू के साए में पूरा राज्य बैठा हुआ है, उसको मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि हमारे देश को वो दिखाना चाहता है जो वो देखना चाहते हैं। देश देखना क्या चाहता है इसको दिखाना कोई नहीं चाहता। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या राजस्थान का जो भी उदाहरण दिया गया है, तो पहले इस मीडिया को यह भी देखना चाहिए कि कौन सा ऐसा राज्य है बीजेपी शासित, उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बदला है, जबकि डबल इंजन की सरकार थी। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री 2-2, 3-3 महीने के कार्य में बदल दिए थे, तो क्या वो नकारा थे? एक मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र का राज्य बना भेजा, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, पूरा देश देख रहा है। कितना असंवैधानिक व्यक्ति वहां पर मुख्यमंत्री भी रहा है। तो इस बात को मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कर्नाटका में कोई भी पेंच फंसा हुआ है। कर्नाटका बहुत सुलझा हुआ राज्य है। कर्नाटका से जितने भी पॉलिटिशियन राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं आज तक, उनमें से किसी पर भी कोई दाग नहीं है। और कर्नाटका ने इस देश की सरकार को बता दिया है कि वह जुमलेबाजी, खोखले नारों, धर्म और नफरत की राजनीति में विश्वास नहीं रखती है। और जिस प्रेम की दुकान को खोलने की बात कही जा रही है, उस प्रेम की दुकान में जो चेहरा बिठाया जाएगा, वो उसका प्रेम पूरे देश में बरसेगा और पूरा देश शायद कर्नाटका की दिशा में जाए, इसका मंथन चल रहा है। और मेरा मानना यह है कि यह मंथन चलना चाहिए, और जितना मंथन होगा उतना मक्खन निकलेगा, उतना घी निकलेगा, और उस घी की फिसलन में कौन कौन फिसल रहा है ये पूरा देश देख रहा है। जी बिल्कुल, कौन कौन फिसलेगा और कौन कौन फिसल रहा है ये पूरा देश देख रहा है। और कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ रेज कर रहे थे और उसी से आगे चर्चा को बढ़ाना चाहता हूँ। संजय जी, प्रमोद अग्रवाल जी जो बात यहाँ कह रहे थे, डीके शिव कुमार, उनके ऊपर जो आरोप लगे थे, आप याद कीजिए कि डीके शिव कुमार कुछ दिन यहाँ दिल्ली में तिहाड़ जेल में भी बंद थे और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप सीबीआई और जिस डीजीपी को वो कह रहे थे कि इस डीजीपी के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उस डीजीपी को अब सीबीआई का हेड बना करके दिल्ली बुला लिया गया है। तो अगर डीके शिव कुमार बन जाते हैं मुख्यमंत्री, तो जिस भ्रष्टाचार 40% की सरकार के नाम पर कांग्रेस जीत करके आई है, कांग्रेस के ऊपर अगले 6 महीने में 2024 चुनाव आते आते वैसे ही भ्रष्टाचार के आरोपों से कांग्रेस को घेर करके और डीके शिव कुमार को घेर करके कहीं न कहीं जो एक बुलंदी पर कांग्रेस दिखाई दे रही है इस चुनाव में,
कर्नाटक के चुनाव को खासकर जीत करके वहां से वो फिर फिसलने वाली स्थिति हो जाएगी कांग्रेस के लिए। तो क्या यहाँ सोची समझी रणनीति के साथ कांग्रेस काम कर रही है, जिसमें डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों को साथ साथ एक मत करके आगे बढ़ने की रणनीति चल रही है? क्या यहाँ जो जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि जगदीश शेट्टार भले चुनाव हार गए हों लेकिन उनको भी मंत्री पद मिलना चाहिए और कैसे उनको मंत्री पद दिया जाए, इस पर चर्चा हो रही है? क्या ये चर्चा हो रही है कि किन किन को मंत्री पद और किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए और कैसे जो अभी तक वादे किए थे उसको पूरा किया जाए, इस पे चर्चा हो रही है? या नोएडा मीडिया, पिट्ठू मीडिया जो कह रहा है उसको माना जाए? आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि लगातार तमाम अखबारों में, तमाम चैनलों में सिर्फ और सिर्फ यही कि जो जश्न है कांग्रेस का उसको कैसे फीका किया जाए। बकायदा प्लान्ड साजिश है और कुछ नहीं। और पिट्ठू मीडिया या गोदी मीडिया जो हम लोग कहते हैं वो यही करता रहा है और अभी वही कर रहा है। मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूं कि कर्नाटक की जीत इन लोगों को पच नहीं रही है और ये समझ में आ गया है कि इसका क्या मतलब है। और जैसा मैंने कहा था कि अब भाजपा का उतार शुरू होगा और वो सब क्लियर है और ये सब लोग समझ रहे हैं, तो उसको बचाने की कोशिश है। और ये लग रहा है कि कांग्रेस कहा कि मुझे तो लगता है कि ये नेगेटिव वोट है, कांग्रेस ने तो अभी कुछ काम किया ही नहीं है चुनाव लड़ने वाला, और चुनाव लड़ने के लिए या वोट मांगना तो अभी शुरू ही नहीं किया। तो मुझे लगता है कि जब नेगेटिव वोट में ये हाल है तो मीडिया को ये सतर्क होना और ये संभालना बहुत जरूरी है, नहीं तो बिल्कुल बीजेपी के हाथ से पावर निकल जाएगा। और बीजेपी की सरकार ने जिस ढंग से काम किया है 10 साल 9 साल, मतलब वो उससे लगता नहीं है कि उनको इन सब की तैयारी थी या इसकी उम्मीद थी या डर था। वो यही समझ रहे थे कि मीडिया संभाल लेगा या मीडिया जो बताएगा लोग उसी से चलेंगे, अब या उसी के आधार पर काम होता रहेगा। तो चूंकि वो हुआ नहीं, इसलिए मीडिया का घबराना भी बहुत वाजिब है और इसीलिए उसका व्यवहार जो है इतना बदला हुआ या अटपटा है। मतलब कई खबरें हैं जिसको छोड़ दिया गया बिल्कुल भी, और उसकी जगह ये रोज खबर, ये बहुत सामान्य बात है। मतलब पुराना तरीका है कि विधायक अपना नेता चुनता है, वो मुख्यमंत्री बनता है। तो स्कूल में पढ़ा था हम लोगों ने, तो और यही बेस्ट तरीका है। अगर कांग्रेस ये कर रही है और बीजेपी नहीं करती थी, ये तो बच्चा बच्चा देख रहा है, बच्चा बच्चा समझ रहा है। तो बीजेपी ने जो नहीं किया वो गलत किया और कांग्रेस जो कर रही है वो अच्छा है, ये तो सब लोग जानते हैं। अब वो अच्छा है तो उसमें से खराबी निकाल करके दिखाना है कि कांग्रेस इस जीत को पचा नहीं पा रही है या हैंडल नहीं कर पा रही है। कुल मिलाकर घुमा फिरा करके यही कहने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस इस जीत को हैंडल नहीं कर पा रही है और उसके नेता आपस में लड़ रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी लोगों ने कहा भी, और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं लगती है कि उनमें आपस में लड़ाई नहीं है, होती है। और अगर दो लोगों को मुख्यमंत्री बनने का मौका है तो क्यों नहीं दोनों चाहेंगे कि हाँ मैं बन जाऊं, उसमें कुछ बुराई भी नहीं है। लेकिन पार्टी आला कमान उसको कैसे हैंडल करता है और जिसको चुना जाता है उसको कैसे चुना जाता है और जिसको नहीं चुना जाता है उसको क्या बताया जाता है, क्या कहा जाता है या कैसे कन्विंस किया जाता है, ये सब मायने रखता है, जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत जरूरी है। बीजेपी में जो होता है या बीजेपी में जो होता रहा था कि हाँ, जैसा भी बताया कि कौन बनेगा ये पता ही नहीं है, मोदी जी जिसका नाम बोल देंगे वो बनेगा। वो एक सिस्टम हो सकता है, जिसको पसंद हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसमें अगर कांग्रेस एकदम कायदे से काम कर रही है तो उसमें कुछ गलत तो है ही नहीं, और उसको गलत गलत ढंग से पेश करना मतलब एकदम आप अपने काम का ऐसी तैसी कर रहे हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपका नैतिक कर्तव्य है, आप उसकी ऐसी तैसी करने पे तुले हुए हैं। अब उस पे मतलब मैं तो उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहता, इतना वो खराब है कि उसकी चर्चा भी करके उनको भाव दिया जाए। जैसे मुझे लगता है कि मैंने टेलीविजन देखना बंद कर दिया है, नहीं देखता हूँ, बहुत लोग नहीं देखते हैं। अखबार नहीं पढ़ता मैं, अखबार का सिर्फ पहला पन्ना देखता हूँ, बाकी पन्ना पढ़ता ही नहीं। तो ये सब इसी लायक रह गए हैं कि इनको देखा ही नहीं जाए, इनकी चर्चा ही नहीं की जाए, और ये कुल मिलाकर के कांग्रेस को डैमेज करने या किसी भी तरह से बीजेपी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं, और अभी भी यही करते नजर आ रहे हैं। और वो इसलिए इनको जरूरी लग रहा है कि अगर कांग्रेस को बदनाम नहीं करें तो कांग्रेस शायद सत्ता में आ जाएगी, और आती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पूरी कोशिश करके बदनाम करने के लिए पूरी ताकत लगा के क्या हुआ,
कुछ नहीं हुआ अगर, तो ये भी कुछ नहीं होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को चिंतित होने की जरूरत है या किसी को भी चिंतित होने की जरूरत है। और इन मीडिया की कोशिश से कुछ होने वाला है। मीडिया की भी पोल अब बुरी तरह से खुल गई है। और पहले जो नरेंद्र मोदी ने जो कांग्रेस पे आरोप लगाए थे और उसके बाद उन्होंने जो सब किया, उससे सब लोग देख चुके हैं कि यहाँ क्या दम है और क्या है। और कांग्रेस खराब थी या भ्रष्टाचार करती थी तब भी उसमें क्या था। कांग्रेस अगर भ्रष्टाचार करती थी तो उसने क्या क्या, मतलब अब तो ऐसी ऐसी चीजें हो रही जो पहले सुनी नहीं गई, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, और वो सब अब हो रहा है। मतलब उसमें महुआ मोइत्रा के सवाल का जवाब नहीं देना और सेबी द्वारा झूठ कहा जाना, वित्त मंत्री द्वारा कहा जाना झूठ, और इतने दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट कर लेना सेबी द्वारा कि हम लोगों ने झूठ कहा था, तो अति है। मतलब ऐसा तो पहले सोचा भी नहीं गया था। तो इस व्यवस्था में, और इस व्यवस्था को क्यों डिफेंड किया जाए, इसका कोई कारण नहीं है। फिर भी अगर कोई डिफेंड कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि समझने वाले समझ नहीं रहे कि क्यों डिफेंड किया जा रहा है। इसलिए ये सब चलेगा नहीं। और मुझे लगता है कि 10 साल बहुत चल गया, इससे ज्यादा चलने की कोई उम्मीद नहीं है। और मुझे लगता है कि अगला 1 साल बहुत क्रूशियल होने वाला है। इस समय अगला चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा लड़ेगी कि नहीं, वो भी देखने लायक होगा। तो ये हम लोगों को, वही जैसा आपने कहा कि चैनल बदल बदल कर देखिए और अच्छा लगे तो देखिए, नहीं तो बदल दीजिए, वही करना चाहिए। और इन खबरों से बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। अव्वल तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, और अगर पढ़े तो इनसे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ना इन खबरों में कुछ है और ना इन खबर देने वालों में अब कुछ रह गया है, और इन खबरों से कुछ होने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग समझते हैं। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या माना जाए, यहाँ जो कर्नाटक की हार वो नहीं पच पा रही है, और अगर कर्नाटक से इतनी उम्मीद थी कि किसी भी हाल में हम जीत जाएंगे या अपनी सरकार बन जाएगी, तो क्या अब यहाँ से 2024 की जब बात हो रही है तो लोग 2019 को याद दिलाते हैं कि अरे 2018 में ऐसे ही विपक्षी एकता की बात होती थी, और ऐसे ही 2019 के जनवरी महीने में सब गलबहियाँ करते हुए दिखाई दिए थे पूरे विपक्षी दल के लोग, ममता बनर्जी भी, मायावती भी, तमाम सब एक ही मंच पे दिखाई दिए थे। और लेकिन 2019 का मई जो है वो कुछ और रंग में रंगा हुआ, भगवा रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। क्या उसी दिशा में सोचा जाए, या ये 2018-19 नहीं है, ये 2023 और 24 है, ये सोचा जाए? अगर ये 2023 और 24 है और सामने कर्नाटक है, कर्नाटक का रिजल्ट है, तो क्या सचमुच कांग्रेस ने उड़ा दी है भाजपा की नींद? राजीव जी, पिट्ठू मीडिया की रिपोर्ट्स देख के, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की भाषा और देह भाषा देख करके, दोनों देख करके ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। अब जो 2019 और 2018 बताया जा रहा है, लेकिन लोग ये भूल जा रहे हैं कि 2018 में कांग्रेस को बहुमत नहीं था। 2018 में कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन जेडीएस को दिया था। 2023 में जब कांग्रेस आई है कर्नाटक में, तो पूरी मेजोरिटी के साथ आई है, थंपिंग मेजोरिटी के साथ आई है। तो इसलिए जो जमीन आसमान का अंतर है वो 2018-2023 का एक तो ये, और ऐसा ही अंतर 2019 और 2024 का होगा। जो लोग 2019 को 2024 में देखना चाहते हैं वो मतलब गलतफहमी में है, और गलतफहमी अपनी दूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि 2019 जो वो 2024 में नहीं दोहराया जा रहा है। तो ये तो इनकी परेशानी है। दूसरा बात राजीव जी ये है कि अब ये पूछा जाए इस पिट्ठू मीडिया से कि ठीक है, कांग्रेस ने अभी तक घोषणा नहीं की है कि वहां मुख्यमंत्री कौन होगा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी घोषणा कर देगी कि वहां कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा? अरे घोषणा कांग्रेस को ही करनी है ना कि वहां मुख्यमंत्री कौन होगा, कांग्रेस करेगी। वो तो इनका बस नहीं चलाया, वरना जिस दिन रिजल्ट घोषित हुए थे उस दिन शाम को थे वो 3 पोस्टर लग गए थे कि 3 दावेदार हैं वहां मुख्यमंत्री पद के, सिद्धारमैया, DK शिव कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे, 3 नाम चल रहे थे। वो तो सद्बुद्धि आ गई कि इनको, कि अगले दिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम हटाया गया कि अरे ये तो हाईकमान है, ये तय करेंगे। जब ये आया कि विधायकों की राय लेकर के और खड़गे जी को रिपोर्ट किया जाएगा और खड़गे जी तय करेंगे, तब वो खड़गे जी का पोस्टर, वरना भी पोस्टर लगा हुआ। तो ये तो पिट्ठू मीडिया जिसको चाहे उसका पोस्टर लगा सकता है, इनके पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होता। दूसरी बात यह है कि राजीव जी, एक चैनल पे मैं था तो कहा गया मुझसे कि वो सचिन पायलट जो है वहां देखिए जिस तरीके से कर रहे हैं, और DK शिव कुमार को जो है वो ट्रबल शूटर कहा जाता है, और वो भी जो है वो समस्या पैदा करेंगे। मैंने कहा एक तो बात कि DK शिव कुमार ट्रबल शूटर हैं और सचिन पायलट ट्रबल हैं, दोनों में अंतर है।
तो DK शिव कुमार ट्रबल शूटर थे और ट्रबल शूटर अभी भी हैं, तो इसलिए कोई अंतर नहीं है। दूसरी बात यह कि DK शिव कुमार के 2-3 बयान पिछले दिनों में आए, और आज मैं एक देख रहा था कि उनसे कई मीडिया कर्मी बात कर रहे थे कि आप रिजाइन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर आपने इस तरह की खबर चलाई तो मैं आप पे डिफेमेशन का केस दाखिल कर दूंगा। यानी कि जो मीडिया जो चला रहा है, शिव कुमार जो है वो अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि क्या स्थिति है और किस तरीके से पार्टी को आगे लेकर के जाना है। DK शिव कुमार का मसला एकदम साफ है कि किसी भी तरीके से कर्नाटक में जो थम्पिंग मेजोरिटी मिली है कांग्रेस को, और उन्होंने कहा भी कि मेरे साथ कोई विधायक नहीं, मेरे पास तो 135 विधायक है, यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते जो 135 विधायक जीत के आए हैं वो उनके विधायक हैं, तो और ये उनकी जिम्मेदारी थी उनको चुनाव लड़ना। उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, लेकिन चूंकि अब इस मीडिया को कुछ ना कुछ चलाना है तो वो सब चला रहे हैं, तो इससे इस पर ज्यादा ध्यान देने की जो मुझे लगता है कोई आवश्यकता किसी भी तरीके की है नहीं। और वैसे भी जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अगर इस तरह की देखा जाए, वो तो आप छोड़ दीजिए कि वो 7 दिन में जो थे तय हुए थे, अपने जो थे वो योगी आदित्यनाथ 13 दिन में जो थे वो तय हुए थे जाकर के हेमंत बिस्व शर्मा। सवाल ये है कि जब 2014 का चुनाव हुआ भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? राजनाथ सिंह। 2019 का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? अमित शाह। लेकिन दोनों को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। तो अगर DK शिव कुमार को इसलिए बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार कि वो कांग्रेस के आगे प्रदेश के अध्यक्ष थे, तो इस आधार पर फिर अमित शाह को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए था, राजनाथ सिंह को बन जाना चाहिए था। और चुनाव से पहले जिस तरीके से DK शिव कुमार को जारी किया कांग्रेस ने, वो एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश थी कि किसको जो है चीफ मिनिस्टर बनाया जाना है। मुझे जो लगता है वो ये है कि मंत्रिमंडल पे चर्चा हो रही है और उस मंत्रिमंडल में किसको शामिल किया जाना है और किस तरीके का मंत्रिमंडल बनाया जाना है, इस पर चर्चा हो रही है। मुझे लगता है ये भी चर्चा हो रही होगी कि मंत्रिमंडल जब शपथ ग्रहण करेगा उसके बाद जिस तरीके से राहुल गांधी ने घोषणाएं की कि हमारी सरकार बनते ही पहली बैठक होगी कैबिनेट की, उसमें ये वायदे पूरे कर दिए जाएंगे, तो वो कौन कौन से वायदे हैं जिनको पूरा किया जाना है, किस तरीके से किया जाना है, चर्चा वहां इन सब चीजों पे हो रही होगी। लेकिन चूंकि हमारी मीडिया के पास इस समय खबरें हैं नहीं, और मुझे मतलब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद जो है ऊपर से संदेश ठीक ठाक आ नहीं पा रहे हैं, रडार जो है वो छुप गया है बादलों में, क्योंकि आंधी मौसम का समय चल रहा है, मोर्चा तूफान जो है वो आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मोर्चा तूफान इस समय मचा हुआ है, उससे बचने के लिए जो है रडार दूसरी तरफ घुमाया जा रहा है राजीव जी, इसके अलावा और कुछ नहीं। रडार किसी और दिशा में, और रडार को दिशा देने के लिए यहाँ मीडिया वाले बैठे हुए हैं, वही सब चल रहा है। समझना चाहता हूँ एक बार इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास फिर सेकंड राउंड में ज़रा इधर भी आएंगे जिस दिशा में हम लोग जाना चाहते हैं। सत्यपाल मलिक साहब और उनके ज़रिए भी क्या कुछ हो रहा है, क्यों कांग्रेस ने नींद उड़ा दी है, क्यों बीजेपी, कांग्रेस ने उड़ाए ना उड़ाए लेकिन बीजेपी की नींद क्यों उड़ी हुई है, ये समझेंगे। लेकिन दीपक जी, किस रूप में देखा जाए, आप किस रूप में देखते हैं कर्नाटक में जो कुछ चल रहा है? तैयारियां ज़बरदस्त हो रही हैं, स्टेडियम में खचाखच लोग भरेंगे ये भी कहा जा रहा है, और स्टेडियम को एक नए रूप रंग से रंग रोगन किया जा रहा है। स्टेडियम का सारी तस्वीरें आ गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ दिल्ली में जो कुछ हो रहा है इसको लेकर के बड़े ऊहापोह की स्थिति है। किस नज़रिए से आप देखते हैं इसको? राजीव जी, देखिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री जब चुना जा रहा है तो कायदे से यह राजनीति का विषय है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए और समय कैसा बदल गया कि इसके बजाय हमें मीडिया क्या कर रहा है इसके बारे में विचार करना पड़ रहा है। तो उसका कारण यह है कि मीडिया का स्वरूप ऐसे बदल गया है कि वो राजनीतिक पार्टी का एक विंग बन गया है, और जैसे कि सारा का सारा कर्नाटक में कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसका सारा जो दारोमदार जो है वो मीडिया पर हो गया है। आप याद कीजिए, कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं, कई बार जब मान लीजिए पाकिस्तान के साथ कुछ थोड़े बहुत तल्खियां होने लगती है या चीन के साथ होने लगती है, तो कार्टून और मीम्स बनते हैं। ऐसा लगने लगता है कि सेना तो बाद में आक्रमण करेगी पाकिस्तान पे, पहले मीडिया वाले अपने स्टूडियो से निकल के कहीं हमले कर देना शुरू कर दे पाकिस्तान पे। तो राजनीतिक दलों का जो बहुत बड़ा काम जो है उसने मीडिया ने अपने अपने हिस्से ले लिया है। उसका काम कम्युनिकेट करना नहीं रह गया है, उसका काम रह गया है उकसाना या किसी एक पार्टी के खिलाफ मोर्चेबंदी करने में अपनी आका पार्टी को समर्थन देना है। जो लुटियंस
जो मीडिया है जिसको हम नोएडा मीडिया भी कहते हैं, बहुत सारे, देखिए कितनी अच्छी बात है कि मीडिया के कितने सारे नाम हो गए आज हमारे पास। हम उसको नोएडा मीडिया भी बोलने लग गए, गोदी मीडिया भी बनने लग गए, बहुत सारे नाम हो गए हैं। तो ऐसा स्वर्णिम काल जो है मीडिया का शायद ही कभी भारत में आया होगा। मुझे याद है जब मैं महाराष्ट्र राजनीतिक दलों को, विधानसभा को कवर करता था, एक समय महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे भी आया था, आप मानेंगे नहीं राजीव जी, कि उस समय मुख्यमंत्री पद के लिए 11 उम्मीदवार थे, जिसमें विलासराव देशमुख भी थे, शरद पवार भी थे, सुशील कुमार शिंदे भी थे, अंतुले भी थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे। उन सबकी खबरें मीडिया छापता था। उस मीडिया को कहीं किसी से यह सरोकार नहीं रहता था कि मुझे इस नाम को प्रमोट करना है या इस नाम को दबाना है, और कोई राजनीतिज्ञ बुरा नहीं मानता था। एक राजनीतिज्ञ का नाम अगर उछलता था कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, दूसरे का देते थे भाई ये तो जो है ये निष्ठावान कांग्रेसी नहीं है, ये तो पार्टी को छोड़ के जा चुके थे, वो भी छपता था। लेकिन उसके बाद जो मीडिया ने जो भूमिका अपनी बदली, उसका ही कारण है कि आज हम राजनीति पे बात कम कर रहे हैं और मीडिया पे बात ज्यादा कर रहे हैं, जबकि ये विषय जो है प्योरली ये राजनीतिक है। अब आप देखिए कि इसलिए अब राजनीतिक चीजों की जो रिपोर्टिंग होती है उसमें मीडिया क्या भूमिका निभा रहा है और क्या मिसचीफ कर रहा है, इसको जान लेना बड़ा जरूरी होता है। डीके शिव कुमार जो है वो कह चुके हैं कि भाई बगावत करना या ब्लैकमेलिंग करना मेरी तासीर में नहीं है, बहुत स्पष्ट बोल चुके हैं। वो मीडिया में आ भी चुका है, कुछ अखबारों ने उसको छापने की हिम्मत भी की है। इसके बाद अगर समय ले रही है कोई पार्टी अपना मुख्यमंत्री चुनने में, तो क्यों समय नहीं लेगी? इतना क्रूशियल पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, हजारों की संख्या में क्लर्क और चपरासियों के जो नियुक्तियां जो होती हैं वो कई साल लटकती हैं। तो क्या एक पद का एक ऐसे क्रूशियल राज्य का मुख्यमंत्री जिसके ऊपर कांग्रेस का पूरा भविष्य का दारोमदार है, इसलिए वो विषय केवल कर्नाटक का नहीं है, आने वाले अगले कई चुनाव और उसके बाद जो है लोकसभा का चुनाव जो है उसमें जैसे हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं और सारा मीडिया कर रहा है, बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं कि कर्नाटक का चुनाव जो है वो किसी भी पार्टी को 2024 के सत्ता के दरवाजे तक ले जाकर छोड़ने वाला है, ये बात तो स्पष्ट हो गई है। तो कांग्रेस क्यों ना सोच समझ के समय ले और एक ऐसा व्यक्ति बैठाए कि जो ठीक से इस सरकार को आगे चला सके और जो राजनीतिक एजेंडा और जो विमर्श सेट किया गया है इस चुनाव प्रचार के दौरान उसको, उस विमर्श को आगे बढ़ाए। मैं एक बहुत पुरानी घटना याद दिलाता हूं राजीव जी, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर बड़ी समस्या थी, 1997 की बात है। उस समय राम प्रकाश गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और बताया गया था कि लगभग 2 दशक के बाद उनको झाड़ पोंछ के पता नहीं कहां संग्रहालय से निकाल के उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। मीडिया ने उसको भरपूर उसका मजा लिया, मीडिया ने भरपूर उसके खिलाफ छापा। कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं थी कि मीडिया का एक वर्ग ऐसा कोई भी नहीं था कि जो उस मजेदार वाकये को, वो वाकई बहुत बड़ा प्रहसन था, राजनीतिक प्रहसन, कि जब बड़े बड़े लोग पद के दावेदार थे तब राम प्रकाश गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जिसको लोग भूल चुके थे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री किसी भी इसका कौन बने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इसका कारण ये है कि पत्रकारों ने और मीडिया ने जिस प्रकार से राजनीतिक गलियारों में चहलकदमी शुरू कर दी है। हमने तो ये भी उदाहरण देखा है कि किस विभाग का कौन सा मंत्रालय बनाया जाए, इसको लेकर बाकायदे एक बहुत बड़ी लॉबिस्ट थी जो सामने आई थी, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रकरण हो चुका है। ये हालांकि कांग्रेस के दौरान की बात है, लेकिन ये है तो मीडिया की जो बदलती भूमिका है उसके कारण आज हम इस मुद्दे पे खड़े हैं। अब अगर हम ये कहें कि आखिर ऐसी स्टोरी क्यों चला रहा है मीडिया, तो उसका कारण ये है कि मीडिया अभी से बता देना चाहता है कि देखिए भाई, आप अगर गैर बीजेपी को चुनेंगे तो वहां पे अस्थिरता पहले दिन से शुरू हो जाएगी, ये अपना मुख्यमंत्री तक नहीं चुन सकते तो ये सरकार क्या चलाएंगे। दूसरी बात, ये इसका भी बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, पार्श्वभूमि तैयार कर रहे हैं कि कल को अगर किसी को खरीदना पड़े, किसी को तोड़ना पड़े, किसी को दबाना पड़े, तो उसके लिए पहले से बता दिया जाए कि देखिए जिस समय सत्ता पे जो आए थे मुख्यमंत्री फला बने, ए बना था तो बी असंतुष्ट था, या बी बना था तो ए असंतुष्ट था, तो सरकार तो गिरनी ही गिरनी थी। ये भूमिका जो मीडिया बना रहा है इसको हमें समझ लेना चाहिए। जांच एजेंसियों के लिए भी रास्ता खोलने का काम जो है वो एक प्रकार से मीडिया कर रहा है कांग्रेस के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी को मदद देने के मामले में। देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ की एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, यहाँ आबकारी को लेकर बहुत सारे छापे पड़े। ये कौन सही है क्या सही गलत है ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी दी है और इनको ईडी को कहा है कि आप भय फैलाने का काम ना करें। ये कल की टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। तो ईडी का जो काम है, ईडी के लिए भी रास्ता खोलने का काम जो है मीडिया यहाँ पे कर रहा है।
इसको लोगों को समझना होगा। और ये जो समय लिया जा रहा है बहुत ही सामान्य समय है, क्योंकि शिव कुमार जो है पहले से उनके ऊपर आरोप भी लगे हैं। तो आखिर कौन सी पार्टी चाहेगी कि हम ऐसा मुख्यमंत्री बनाएं जिससे कोई समस्या हो, या ऐसा हम मुख्यमंत्री बना दें कि जिसके कारण सरकार चलाना शामिल हो? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समय ले, समय के साथ एक अच्छा मुख्यमंत्री दे। तो ये सारी परेशानी जो है मीडिया को इसलिए है क्योंकि वहां पे भाजपा पराजित हो गई है। दुर्भाग्य ये है कि हम मीडिया का हिस्सा होने के बावजूद मीडिया के उस हिस्से पे हमें भी प्रहार करना पड़ता है, लेकिन वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि मीडिया का अगर वो हिस्सा लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा होगा तो वो हिस्सा हमारा भी दुश्मन हो जाएगा राजीव जी, क्योंकि हम विपक्ष के साथ हैं और हम लोकतंत्र के साथ हैं। इसलिए यह मुद्दा जो है, ये भूमिका जो है मीडिया की, उस पर भी विचार करने के लिए बहुत हमको मजबूर करता है। राजीव जी। जी जी बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, अब ज़रा आते हैं सत्यपाल मलिक को लेकर के भी चर्चा ज़रूरी है, क्योंकि सुबह से आज हम लोग देख रहे हैं कि सीबीआई के छापे और लेकिन सत्यपाल मलिक के जितने जो सहयोगी हैं उनके यहाँ इस मामले को किस रूप में देखते हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सत्यपाल मलिक ने अभी तक जितनी बातें कही हैं उन बातों को काटने के लिए, उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सरकारी तंत्र से कोई नहीं आया अभी तक। क्या माना जाए? क्योंकि एक बहुत बड़ी बात सत्यपाल मलिक ने पुलवामा को लेकर के कही थी, तो क्या माना जाए? यहाँ तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, कुछ ना कुछ चर्चा होनी चाहिए थी, इस पर बात आनी चाहिए थी, प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, लेकिन कुछ भी नहीं आई। आपके साथ भी सत्यपाल मलिक ने बात की, उसके आपसे ही शुरुआत हुई थी, उसके बाद और जितने भी उन्होंने इंटरव्यू दिए सारे इंटरव्यूज़ में वही बातें आई हैं, लेकिन उस पर कोई भी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं। और सत्यपाल मलिक अपनी बात पर आज भी अड़े हुए हैं, अडिग हैं। तो क्या ये मसला भी नींद उड़ाने में कामयाब दिखाई दे रहा है, जहां जब बीजेपी की नींद की हम बात कर रहे हैं? और क्या ये 2018-19 की मैं बात कर रहा था कि 2018 में कुछ और परिस्थितियां थी, 19 के मई में कुछ और परिस्थितियां हो गई, अब हम 23 और 24 में हैं, और जब हम 23-24 या 18-19 की बात करेंगे तो पुलवामा सामने आ ही जाता है। पुलवामा की चर्चा करना लाजमी है। फिर ज़रा आपसे समझना चाहूँगा। जैसा मैं राजीव जी कह रहा था कि सत्यपाल मलिक को परेशान करने की एकमात्र वजह जो मुझे समझ में आती वो पुलवामा पे जो उन्होंने कहा कि सरकार ने लापरवाही की थी। मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जब पुलवामा पे हमला हुआ तो उनका फ़ोन आउट ऑफ रीच था, उन्होंने ढाबे से आके मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने बाकी इंटरव्यूज़, मेरे इंटरव्यू के बाद भी बाकी इंटरव्यूज़ में भी इस बात को दोहराया। असली वजह राजीव जी यही है। लेकिन अब जो सीबीआई जा रही है उनके पास हैरेस करने, उसकी मेरिट कुछ होंगी। जब मुझे इंटरव्यू दिया उन्होंने, उसके 1 साल पहले सीबीआई उनसे क्वेश्चन पूछ चुकी थी। भारत के संविधान का आर्टिकल 361 है, हमारे दर्शक भी गूगल करके पढ़ सकते हैं, जिसमें राज्यपाल या राष्ट्रपति रहते हुए कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके खिलाफ अदालती कार्रवाई या कोई क्रिमिनल केस नहीं हो सकता। तो जो सत्यपाल मलिक ने 2 मामले रद्द किए और वो विसिल ब्लोअर हैं, वो तो उन्होंने तो घोटाले उजागर किए। जो लोग घोटाले में शामिल है उनसे पूछताछ करे ना सीबीआई, जो लीगल नोटिस भेज रहे हैं उनको या हमको। तो ये तो सत्यपाल मलिक का मामला तो ये कि उनके ऊपर वो तो विसिल ब्लोअर है, पहली बात। दूसरी बात कि पुलवामा, देखिए पुलवामा का मामला क्या है, पुलवामा से क्यों मोदी इतना परेशान है। और आप देखिए इसका टाइमिंग, आप देखिए कर्नाटक का चुनाव हारने के बाद तुरंत ये कार्रवाई हुई है। परेशान इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि पुलवामा को अब वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे। और याद कीजिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जनवरी 2019 में जो भी सर्वे आए, सब में एक भी सर्वे, इन्हीं के मीडिया का सर्वे, उन्हीं एजेंसीज का सर्वे जो हर एग्जिट पोल में इनको जीता हुआ दिखाते हैं,
वही सर्वे बीजेपी को बहुमत नहीं दे रहे थे। 14 फरवरी को पुलवामा हो जाता है, उसके बाद बालाकोट होता है। विपक्ष के पास जो भी मुद्दे थे, चाहे राफेल था, चाहे चौकीदार था, सब चले गए पीछे। विपक्ष को मजबूरन वॉकओवर देना पड़ा और ये इनको एक जीत हासिल हो गई। विपक्ष पुलवामा पे तब भी नहीं बोल पाता था, अब भी नहीं बोल पा रहा था। सत्यपाल मलिक जब बोलते हैं तो सत्यपाल मलिक गवर्नर थे, स्टेक होल्डर हैं और बुजुर्ग नेता है। गवर्नर रहते हुए उनके समय पुलवामा हुआ। अगर वो ये कह रहे हैं कि हवाई जहाज, मेरी जानकारी में है कि हवाई जहाज मांगे गए थे, हवाई जहाज नहीं दिए गए मंत्रालय ने, और वो मेरे पास आते तो मैं हवाई जहाज दे देता। 13 फरवरी तक, यानी पुलवामा हमले के एक दिन पहले तक, ये सवाल भी उनसे पूछा, तब तक इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि कोई हमला हो सकता है। तो सरकार क्यों बैठी रही? क्यों उनको हवाई जहाज नहीं दिए गए? क्यों वो रूट सैनिटाइज नहीं था? सतपाल मलिक ये कह रहे हैं कि एक जिप्सी भी नहीं थी वहां पे। पुलवामा का हमला हो जाता है, 40 जवान मारे जाते हैं। उसके बाद उन जवानों की शहादत पे वोट मांगे जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने खुद वोट मांगा, शर्म की बात है, लेकिन उन्होंने वोट मांगा। तो पुलवामा, अब जब सतपाल मलिक कहते हैं तो मैं बहुत सारे लोगों के बीच में जाता हूं। अभी आप कर्नाटक में थे, वहां भी ये बातें होती थी। अब क्या है कि जब गवर्नर बोल रहा है तो लोगों के अंदर पुलवामा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं, संदेह पैदा होने लगा है। लोग बात कर रहे हैं कि क्या ये चुनाव से संबंध था मामला इसका कुछ। ये दिक्कत है नरेंद्र मोदी की, और जितना सतपाल मलिक बोलेंगे, जितना ये चीजें जाएंगी, उतना मोदी साहब के लिए बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा राष्ट्रवाद का जो गुब्बारा है उसमें सुई चुभाने का काम करता है जब भी सतपाल मलिक बोलते हैं। तो असली वजह ये है, और सत्यपाल मलिक के बार बार बोलने से, मीडिया को इंटरव्यू देने से ये बात बड़े पैमाने पर ऑलरेडी अभी भी जा चुकी है कि पुलवामा का मामला कुछ गड़बड़ है, लापरवाही हुई है, 40 जवानों को मरने दिया गया। ये संदेह और ये बातें हो रही हैं, और ये नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाएगा 2024 में। इसलिए उनको चुप रहने की बात कही जाती है, इसलिए उनकी वो बोले नहीं तो सीबीआई से रेड डालवाओ उनके सहयोगियों के। ये उनकी जबान बंद करने के लिए हो रहा है। राजीव जी, पुलवामा और अब 2023 और 24, ज़रा ये भी समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। 2018-19 की बात, और उस समय क्या कुछ हुआ उस पर विस्तार से भी चर्चा कर रहे थे प्रशांत टंडन जी। और क्या कुछ हो रहा है, क्यों कर्नाटक चुनाव तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई यानी एक्शन जो है वो नहीं होता है सतपाल मलिक या उनके करीबियों के ऊपर, और चुनाव हारने के बाद तुरंत क्यों एक्शन होता है, ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। और साथ साथ आगे क्या कुछ होने जा रहा है, क्या रणनीतियां रहेंगी बीजेपी की खासकर, ये भी जानने की कोशिश करते हैं हम। आइए ज़रा एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास। अग्रवाल जी, किस रूप में आप देखते हैं 2024 का चुनाव, अगर उसको देखा जाए, और मोदी जी के नज़रिए से, बीजेपी के नज़रिए से ज़रा उसको हम समझने की कोशिश करें। विपक्षी एकता की बात सब चल रही है, वो जैसे जैसे धरातल पर आएगी उसकी चर्चा हम दिन पर दिन करते ही रहते हैं आए दिन। लेकिन ये जो कुछ है
और जिसमें एक बिल्कुल ही जनवरी महीने में कुछ और था, फरवरी मार्च महीने में कुछ और हो गया, चुनाव सामने, और 2019 की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद 303 सीटें अकेले अपने दम पर बीजेपी लेके आती है। क्या ऐसा ही कुछ 2024 में देखने जा रहे हैं हम? देश के लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि देश के जवान शहीद होते हैं, जिस शासन काल में शहीद होते हैं उस शासन से सवाल ना करके हम उसी शासन को अपने सर आंखों पर बिठा लेते हैं। देविंदर सिंह याद होगा आपको, डीएसपी पुलवामा, उन्होंने एक बयान दिया था अपनी गिरफ्तारी के दौरान कि साहब ये बहुत बड़ा खेल है, चुप हो जाइए। यही बयान तो मोदी जी ने भी सत्यपाल मलिक को दिया था कि साहब चुप रहिए, मैं ब्रेयर गिल्स के साथ देशाटन पर हूं, इसलिए ढाबे से फोन कर रहा हूं। बड़ी अजीब सी बात है, पाकिस्तान का जैसे ही नाम आता है हमारा खून खौलने लगता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। चीन का आता है तो चुप हो जाते हैं। हमारी वहां हिम्मत नहीं होती कि हम गलवान पर बात करें। पुलवामा हुआ ही इसीलिए था क्योंकि कश्मीर एक ऐसा प्रोपोगेंडा स्टेट रहा है जिस पर 370 की बात कर करके भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित हुई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कथित शहीद होने की बात कश्मीर में कह करके आप राजनीति की पृष्ठभूमि तैयार करते रहे हैं। वो जानते थे कि ये बहुत संवेदनशील है, और अगर हमने पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी, इससे बड़ा बात तो हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती। जब हम अपने घर में कारगिल में अपने घर में घुसे हुए दुश्मन को मारकर चुनाव जीत सकते हैं, तो उसके घर में जाकर घुसकर अगर हमने मारकाट मचा दी तो निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे ही। सवाल यह है कि देश ने यह बात सरकार बनने के बाद क्यों नहीं पूछी कि भाई साहब ये हुआ तो हुआ क्यों, इसकी जांच क्यों नहीं बिठाते, आरडीएक्स कैसे आता था ये क्यों नहीं पता करते। अब तो 370 भी खत्म है, दोनों राज्यों का विभाजन हो गए हैं, एक दोनों केंद्र के अधीन है, लोकतंत्र स्थापित करने की स्थिति में आप आज भी नहीं आ पाए हैं। उसके बाद भी अगर आप कश्मीर की बात करते हैं और कश्मीर के जरिए चुनाव जीतने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी भी है, क्योंकि हमारा जो हिंदी बेल्ट है, हमारा देश का जो हिंदी बेल्ट है, उसके लिए उसके मन में इस मीडिया के जरिए जो नफरत बो दी गई है, और जो पाकिस्तान का नाम आते ही ऐसा कूदने लगता है जैसे उसके सारे गम दर्द पाकिस्तान पे हमला करने के बाद दूर हो जाएंगे। तो पृष्ठभूमि फिर वही तैयार की जा रही है। रोज किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रोज हमले हो रहे हैं, रोज आतंकवादी घुस जाते हैं। जैसे ही आतंकवादी मारा जाता है, सरकार को पता चल जाता है कि ये लश्कर तैयबा का था, ये जैश मोहम्मद का था। जब तक वो घूमता रहता है कश्मीर में, तब तक उसे नहीं पता होता उनका इंटेलिजेंस क्या करता होता है, कुछ नहीं पता होता। जैसे ही वो मर जाता है, क्योंकि वो उठकर बोल नहीं सकता कि भैया मैं जैश मोहम्मद का नहीं था, मैं तो आम कश्मीरी था, आपने मार दिया, मैं आतंकवादी कहला गया। सबसे बड़ा दिक्कत यही है इस देश में कि हम जिंदे से सवाल नहीं करते। ये सरकार भी वैसा ही करती है, ये नेहरू जी से सवाल करती है, अपने जवाब नहीं देती। ये नेहरू जी ने क्या किया था, गांधी जी ने क्या किया था, ये बताती है। हम क्या कर रहे हैं ये कभी नहीं बताती। प्लाट बिल्कुल तैयार है, फिर देखिएगा, फिर वैसा ही होगा, मुद्दे वही होंगे, और भावनात्मक मुद्दे के अलावा उपलब्धियां आपके पास है नहीं। कैसे जाएंगे आप 24 में? सिवाय भावनाओं को भड़काकर आप एक और नया मुद्दा देख रहे होंगे आजकल। एक बागेश्वर महाराज जी हैं, वो उन्हीं राज्यों में जाके हिंदू राष्ट्र स्थापित कर रहे हैं जहां भाजपा का शासन नहीं है। वो उन राज्यों में क्यों नहीं जाते जहां भाजपा का शासन है? उनको उस राज्य में तो कम से कम हिंदू राष्ट्र स्थापित कर देना चाहिए। ये सारा कथानक क्यों लिखा जा रहा है? इस बात को कर्नाटका ने तो बहुत अच्छे से समझा है, और बजरंगबली की तरह इनको बता भी दिया है कि क्या होता है, वोट का पावर क्या होता है। बजरंगबली की शक्ति जब वोट के पावर में तब्दील होती है तो रिजल्ट कैसे आते हैं। जिस दिन ये बात हमारा देश समझ जाएगा, उस दिन मुंह छुपाने की जगह नहीं है। ये बात नोट करके रख लीजिए। राजीव जी। जी,
संजय जी, आपको भी लगता है कि 2023 के बाद अब 23 में जितने चुनाव हैं, लेकिन 24 मुख्य चुनाव, आम चुनाव, और उसके लिए अभी से पटकथा तैयार की जा रही है? बिल्कुल, मैंने पटकथा तो कुछ ना कुछ तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। और हम लोग 2019 में ही पुलवामा जैसा कुछ हो जाएगा इसका अंदाजा तो नहीं था, लेकिन हम लोग मित्रों में आपस में चर्चा करते थे कि यार जो हालत है उसमें अगर पाकिस्तान से युद्ध हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, उसमें या तो ये सरकार जीत जाएगी या चुनाव होंगे ही नहीं। तो हम लोग आपस में मजाक में ये बात तो करते ही थे, और बाद में पुलवामा हो गया तो लगा ही कि सब कुछ क्लियर है। और अपना सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा है वो तो तभी कहा था और तभी सबको पता था। अभी जैसे कहा प्रमोद जी ने कि उसके बाद हम लोगों ने क्या किया या सरकार ने क्या किया। सरकार ने अब जो सत्यपाल मलिक से परेशान है, सत्यपाल मलिक के कहने से परेशान है, ये सरकार ने 2019 जीतने के बाद ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि इस तरह की आग ना लगे। सत्यपाल मलिक को रोक दिया गया था और सत्यपाल मलिक रुक गए थे, और सरकार ने मान लिया, या सरकार ने मान लिया, भाजपा ने मान लिया, या नरेंद्र मोदी ने मान लिया कि अब ठीक है, अब ये मामला खत्म हो गया, अगली बार हम कुछ और कर लेंगे। तो अगर ये तो पूरा रवैया ही गलत है ना। आप काम ना करें, आपको सरकार को चुना गया काम करने के लिए, सरकार काम ना करे और ऐन चुनाव के समय पुलवामा हो जाए और जीत जाए और सरकार फिर निश्चिंत रहे कि आगे हम फिर ऐसा कुछ कर लेंगे, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक और आपत्तिजनक है और समर्थकों को ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन सरकार परेशान इसलिए है कि ये पोल खुल जा रही है, और पोल खुल रही है तो बहुत बुरी तरह से खुल रही है कि सत्यपाल मलिक ने सब कुछ कह दिया कि भाई हमने तभी कहा था, तब मुझसे कहा गया था चुप रहो। हम सब लोग अब देख रहे हैं, याद कर रहे हैं कि उस समय प्रधानमंत्री ने इस नाम पे वोट मांगा था, उसको बढ़ाने के लिए, उसको एस्केलेट करने के लिए तमाम उपाय किए गए थे, और जब चुनाव जीत गए, अगर दूसरी सरकार बनती और वो जांच नहीं करवाती तो हम मान लेते थे कि वो समझ रही थी कि ये जानबूझ के करवाया गया था और इसकी जांच करवाने की क्या जरूरत है, कुछ निकलना नहीं है, या निकलेगा तो वो जो निकलेगा वो पॉलिटिकली बहुत हंगामेदार होगा, इसलिए वो जांच नहीं करा। लेकिन जब आप ही जीत के आए थे तो आपको लीपा पोती तो कर ही देनी चाहिए थी, आपने उसकी भी जरूरत नहीं समझी। ये अति है, ये अति है निश्चिंत होने का, मनमानी करने का, या अपने अंध समर्थक वोटरों पर भरोसा करने का। ये तीनों कुछ भी नहीं होना चाहिए। माने वोटर अगर ये नहीं समझ रहा है कि सरकार उस पर इतना भरोसा क्यों कर रही है कि वो फिर भी वोट देगा, तो ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है, और इस पे कुछ हम लोगों को करना चाहिए, जो हम लोग लगातार बोल करके वही कोशिश कर रहे हैं कि वोटर को समझाए कि भैया देखो ये सरकार कैसी है और क्या है। लेकिन जो इस सरकार का जो प्रचार तंत्र है, अपना ट्रोल ग्रुप वगैरह वगैरह, व्हाट्सएप ग्रुप और वगैरह वगैरह, वो जिस ढंग से काम करता है उसमें सब चीज को देशभक्ति बना दी जाता है। तो अब सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं तो वो क्यों बोल रहे हैं, अब क्यों बोल रहे हैं, वगैरह वगैरह, जबकि बहुत समझने की बात है कि सत्यपाल मलिक ने तब कहा था तो उनसे कह दिया कि चुप रहो, और बाद में चूंकि उन्होंने उसको चुनाव में भुनाया था तो सत्यपाल मलिक चुनाव के पहले बता दे रहे कि भाई पिछली बार आपने ऐसा किया था, इस बार मत कीजिएगा। तो क्या इसमें कौन सी समझने की बात है, कौन सा रॉकेट साइंस है? तो बहुत साफ साफ बात है। तो ये लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि सत्यपाल मलिक अब क्यों बोल रहे हैं, तब क्यों नहीं बोले थे? सबको पता है, सब कुछ समझ रहा है, लेकिन बोल रहे हैं। सरकार परेशान इसीलिए है, लेकिन चूंकि उसके पास कोई तरीका नहीं है, कोई उपाय नहीं है, उसने कोई तैयारी ही नहीं की थी, तो उनके पास छापा के अलावा कोई उपाय नहीं है। छापे से मामला और खराब होगा। मुझे नहीं लगता कि छापे से कोई मामला अच्छा होना, या सत्ता मालिक डर जाएंगे, या जनता को समझ में नहीं आ रहा है, दोनों खराब ही हो रहा है। लेकिन सरकार के पास कोई चारा नहीं है, तो वो कुछ करती हुई नजर आना चाह रही है कि वो इससे शायद प्रूव करे कि सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, या बिना आधार की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ हम लोग को लगता नहीं है, और हम लोग समझ रहे हैं क्योंकि हुआ है, सब लोग देख रहे हैं, और अब तो सब रिकॉर्ड में है, अब तो सबका पुराना वीडियो सुना जाता है, भाषण सुना जा सकता है, देखा जा सकता है। तो सरकार की परेशानी का कारण ये है, और हमारी चिंता का कारण ये है कि ये सब हो गया और फिर भी ऐसी स्थितियां हैं कि लग रहा है कि फिर दोबारा भी ऐसा कुछ हो सकता है या किया जा सकता है। ये असल में चिंता का कारण है। जैसे ये एक बहुत साधारण सी बात है कि जब ये अडानी मामले में जेपीसी की जांच की बात हो रही थी, तो कहा जाता है सेबी जांच तो कर रही है, सेबी तो जांच कर रही है, तो जेपीसी की क्या जरूरत है? और अब सेबी क्या जांच कर रही है वो पता चला। तो अगर सरकार को यह पता नहीं था कि सेबी जांच नहीं कर रही है तो अति है, और सरकार को पता था कि सेबी जांच नहीं कर रही है और फिर भी ये कह दिया जा रहा था कि जेपीसी की क्या जरूरत है, सेबी तो जांच कर ही रही है। दोनों स्थिति आती है, और इससे पता चल रहा है कि सरकार कैसे काम कर रही है, प्रशासन क्या है, क्या प्रशासन वो दे रही है। भाई सरकार का ही काम था।
ये मोदी जी का ही प्रचार था कि लोग यहाँ कमाते हैं, यहाँ रिश्वत लेते हैं, वो विदेश जाता है और विदेश से यहाँ इन्वेस्ट हो जाता है। ये मोदी जी ने ही प्रचार किया था और उन्होंने ही कहा था कि वो पैसा आ जाए तो सबको 15-15 लाख मिलेंगे। उन्होंने ही नहीं कहा था कि ये 100 दिन में आ जाएगा। और अब ये दिखाई दे रहा है कि वो पैसा आकर के इन्वेस्ट हो चुका है। तो आपने क्या किया वो तो दिखाई दे रहा है। आप मानेंगे नहीं और किसी को बोलने नहीं देंगे, जो बोलेगा उसको बंद कर देंगे। लेकिन जो हुआ है वो तो सामने है और आप उसको छुपने, छिपाने, रोकने, ढकने, लीपने, पोतने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं। जो पार्लियामेंट्री उसमें एक बहुत पहले बने, जब बंगारू लक्ष्मण को पैसा लेते पकड़ा गया था, तभी एक दूसरा स्टिंग हुआ था, शायद उन्हीं लोगों ने, तहलका का ही स्टिंग था या पता नहीं, मुझे याद नहीं किसका था, कि सांसद संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेते हैं। एक स्टिंग ये भी हुआ था कि सांसद संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेते हैं। तो अगर कोई सांसद सवाल पूछने के लिए पैसे लेता है तो जाहिर है फिर वो दोबारा सवाल तब पूछेगा जब उसको पैसे दिए जाएंगे और वो अलग तरह का सवाल होगा, अलग तरह का हित होगा या अहित होगा। लेकिन अगर महुआ मोइत्रा ने सवाल पूछा था कि ये पैसे किसके हैं बताया जाए, तो इसको ये समझ लिया गया कि वो भी पैसे लेके पूछ रही है और वैसे ही हैंडल किया जा रहा है। तो मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट जो होना चाहिए, जो समझ होनी चाहिए, ये सवाल कौन पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, किस लिए पूछ रहा है, ये आगे कहां तक जा सकता है, इसको किसी ने समझा ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। मैं जाहिर है प्रधानमंत्री को नहीं देखना था, ये सेबी को ही देखना था। लेकिन सेबी को इतनी समझ नहीं थी कि महुआ मोइत्रा जो खुद ही इन्वेस्टर बैंकर रही है और वो अगर ये सवाल पूछ रही है तो ये आगे कहां तक जाएगा और फिर दोबारा पूछेंगी और दोबारा वो छोड़ नहीं देंगे। और आज टेलीग्राफ में खबर छपी है, वो पूरा डिटेल है उसका, कि वो शिकागो में है और सारी बात बता रही है कि उन्होंने वही पूछा था जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में है। तो उनको जवाब नहीं दिया गया, उनको कह दिया गया कि सेबी जांच कर रही है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जब कहा गया कि जेपीसी बैठाओ तो कहा कि सेबी जांच कर रही है। और अब ये फंस ऐसे गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कहना पड़ रहा है कि हम जांच नहीं कर रहे थे। तो ये तो इनकी योग्यता या काबिलियत है पूरी टीम की। मैं एक आदमी की बात नहीं कर रहा, पूरी सरकार की, उसके जो एजेंसीज है, सबकी योग्यता और काबिलियत की हालत ये है कि एक पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा जाता है जिसको आप हैंडल नहीं कर पाए। और वो छोटा मोटा मामला नहीं है। 40 ये आज अखबार में खबर है कि 20,000 करोड़ नहीं, 43,000 करोड़ रुपए का मामला है। और 3-4 कंपनियों के नाम है। उन्होंने 2016 या 17 में नाम लेके पूछा था कि इन 3 कंपनियों का क्या है और इन 3 कंपनियों के बारे में बताया जाए। 2016-17 में कहा गया था कि इसकी जांच चल रही है और आज हम 2023 में हैं। अब से भी कह रहा है कि उसकी तो कोई जांच ही नहीं हुई है और संसद में मांग करने के बावजूद जांच नहीं हो रही थी। तो ये सरकार क्या बोल के वोट मांगेगी और क्या बोल के जीतेगी? उसको यही सब कुछ करना है और नहीं तो वो हार जाएगी। और हारने के लिए चूंकि वो तैयार नहीं है तो इसलिए उल्टा पुल्टा करेगी जो समझ में नहीं आएगा और या अजीब होगा। तो यही हो रहा है। मुझे लगता है कि ये सरकार इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है कि ये सब करके भी कायदे से कर सके। और वो सब अब मैंने एकदम बुरी तरह खुल करके सामने आ जा रहा है और बोलने के लिए कुछ है नहीं। जैसे करण थापर के सवाल में प्रधानमंत्री उठकर चले गए, उस सवाल का जवाब होता तो उठ के जाने की जरूरत नहीं थी। और अब समस्या यह है कि वैसे एक सवाल नहीं 100 सवाल हो गए जिस पर ये इनको उठ के ही जाना पड़ेगा। कोई जवाब नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, किसी से भी आप वो सवाल पूछिए तो उठ के चला जाएगा क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है। और ये 10 साल की बीजेपी की कमाई है। राजीव जी। जी बिल्कुल, मतलब बुरी तरह फंसी हुई है बीजेपी और फंस गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपसे। दीपक जी, क्या ये माना जाए कि नींद उड़ गई है और अब करें तो क्या करें? ये मामला भी ये 2-1 दिन में ख़त्म हो जाएगा कर्नाटक का, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और राजस्थान जो है वो उसको लेकर के तो पहले से प्लॉट तैयार है। सचिन पायलट ऑलरेडी सड़कों पे हैं, गर्मी है उसके बाद भी, यानी कि प्लॉट तैयार है। और नोएडा में जो मीडिया है वो सचिन पायलट को ऐसे भी बहुत पसंद करता है। दीपक जी। जी निश्चित रूप से इस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने एक नहीं बहुत है और सारी जो सारे एक तरह से उफान पर है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कर्नाटक जीत जाती भारतीय जनता पार्टी तो उसके लिए कुछ तो आसान हो चुका रहता। लेकिन अब समस्या ये है कि अभी कर्नाटक जिस तरीके से हारे हैं और उसके बाद जितने भी चुनाव होने जा रहे हैं उसमें उसके लिए कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दिखती।
और जो कुछ भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे वो सतपाल मलिक के द्वारा हो, चाहे महुआ मोइत्रा के द्वारा हो, या जो अपने आप उठ रहे हैं, या सारी चीजें जो है इस समय राहुल गांधी उठा रहे हैं, या भारत जोड़ो यात्रा से उठते उठते यहां तक पहुंच गए हैं, ये जो सारे के सारे मुद्दे अब जो एक विशाल आकार ले रहे हैं, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी की नींद निश्चित रूप से उड़ने के पर्याप्त कारण है। अब देखना यह है कि अगला जो साल सवा साल उसके पास जो बचता है, देखिए विधानसभा चुनाव की बात मैं बहुत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मोदी जी की इस समय प्रायोरिटी जो है, उनकी प्रायोरिटी इस समय अपनी सत्ता बचाने की, मतलब केंद्र की सत्ता बचाने की रहेगी। उन्हें ये पता चल गया है, हमसे ज्यादा वो भी जानते होंगे, उन्होंने भी ज्यादा मॉनिटर किया होगा कि आने वाले अब जो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है, तेलंगाना में सब जानते हैं क्या होने जा रहा है। तो अब मोदी जो है उनका पूरा फोकस जो रहेगा, पूरा कंसंट्रेशन अब जो रहेगा 2024 में अपने आप की उम्मीदवारी को बचाना, उस उम्मीदवारी को फिर से प्रधानमंत्री के पद के रूप में फिर से मतलब वापस उस दावे उस पद को पाना और 2024 का चुनाव जिताना जो है वो रहेगा। लेकिन इसके लिए उसके सामने जो सबसे बड़ी कमी रहेगी वो मुद्दों की रहेगी। किन मुद्दों को लेके वो जाए, जिसके ऊपर हमारे सारे साथी इस समय चर्चा कर भी रहे थे कि परेशानियां एक नहीं बहुतेरी है। तो देखने वाली बात ये होगी कि मोदी जो है किस तरीके से, केवल जश्न मनाने से नहीं होगा। अभी जो उन्होंने जब उनके पूरे 9 साल पूरे होंगे उसके जश्न जो है एक तरह से शुरू हो गए हैं, तो वो जश्नों से काम नहीं चलेगा। जश्न के द्वारा वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार और नेहरू जी की बातें और वंश परंपरा इसके बाद में भी बात कर लेंगे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी की बातों में जो लोग आ रहे थे, अब अगला बचा जो 1 साल है उसके बारे में सीरियसली सोचेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 3, 4, 5 चुनाव जब नतीजे लेके आएंगे, तब में या तो कांग्रेस जीतेगी या कोई और, चाहे तेलंगाना में कोई और जीते। लेकिन अब लोग जो हैं इसको बहुत गंभीरता से लेंगे और ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें अब सामने आएगी। असली बात यह है कि जांच से भी अब कुछ नहीं होगा। जैसे जैसे जांच बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी छापेमारी बढ़ेगी, जैसे जैसे आप लोगों को शिकंजे में लाते जाएंगे, अब जो है लोग उसमें नहीं फंसेंगे और वो मान के चलेंगे कि इनके पास ऐसा है जो वो छुपाना चाहते हैं, मतलब मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार, ये सब उसके खिलाफ जाएगा। तो इसलिए बीजेपी की अगर नींद उड़ी है तो अस्वाभाविक नहीं है राजीव जी। जी जी बिल्कुल। और नींद बीच बीच में ऐसे राहुल गांधी भी उड़ा देते हैं। राहुल गांधी अब अमेरिका जा रहे हैं और कभी यहाँ शकुर बस्ती में चले जाते हैं, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के बीच चले जाते हैं। और सबसे मज़ेदार चीज़ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं तो जो उनका स्वागत जो लेडी कर रही है, वही लेडी बाद में मीडिया में आकर के कहती हैं कि हमसे परमिशन ही नहीं लिया। वो उस बच्चों के बीच वो मौजूद रहती हैं। ये तस्वीर भी सबके सामने है। तो नींद कहीं ना कहीं उड़ तो रही है और राहुल गांधी इसमें बहुत ज़्यादा जो है बीजेपी की नींद उड़ाने में शायद, या बीजेपी की नींद में खलल डालने में लगे हुए हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे कहाँ कहाँ। अभी तो अमेरिका जा रहे हैं राहुल गांधी और उसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पहले जो जगह मोदी जी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है, जहाँ से मोदी जी कई बार मोदी के नारे लगवा चुके हैं। और वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि 6000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे राहुल गांधी की सभा को सुनने के लिए और शायद रैली निकलने वाली है। तो जो कुछ भी होगा आप तक हम पहुँचाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर कर्नाटक पर नज़रें इतनी क्यों इनायत हैं बीजेपी की और पिट्ठू मीडिया की। बहुत जल्दी ये भी बात समझ में आ जाएगी। चर्चा को समाप्त करें उससे पहले बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी, आज आप पहली बार जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपको। और बहुत शानदार टिप्पणी आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हमारे साथ इस चर्चा में संजय कुमार सिंह जी रहे, प्रशांत टंडन जी रहे, अमलेंदु उपाध्याय जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और प्रेम कुमार जी थे। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े हमारे इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप लोग लगातार बने हुए हैं, अपनी बात अपने विचार रख रहे हैं। और